औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इट्स ऑल अबाउट लाइफ। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो चैप्टर नंबर 2 है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का उस का टॉपिक है और आज हम कार्बोहाइड्रेट का जनरल इंट्रोडक्शन कराएंगे आपको। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और इसमें एमसीक्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड के लिहाज से कौन कौन से आ सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी बोर्ड में आ सकता है। इसको कह सकते हैं राइट अ नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हैं ये दुनिया में जितने भी जानदार पाए जाते हैं उस जानदार में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाली चीज़ है किसी जानदार की बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके अलावा हर जानदार जो है उसके हर सेल के हर हिस्से में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल के हर हिस्से में क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कोई भी आर्गन ले लें, उस आर्गन में कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे, वो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होगा। इस तरीके से सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी, कार्बोहाइड्रेट की बनी है। इसके अलावा जितनी भी अंदर ऑर्गेनेली हैं सेल के अंदर उनकी मेम्ब्रेन किस बनी, वो भी कार्बोहाइड्रेट की बनी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे पाया जाने वाला ज़्यादा चीज़ पाई जाने वाली जो है वो कार्बोहाइड्रेट हैं और हर जानदार के हर बॉडी के हर पार्ट में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और ये डिफरेंट चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं। जिस तरह हम सेलुलोज की बात करें तो जो सेलुलोज है ये किस में पाया जाता है, तो सेलुलोज पाया जाता है एक तो वुड लकड़ी के अंदर, दूसरे नंबर पे कपास रुई कह लें कॉटन के अंदर, तीसरे नंबर पे ये पाया जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि सेलुलोज जो है वो किस किस चीज़ में पाया जाता है। इस तरीके से स्टार्च जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ये आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, ये पॉलीसेकेराइड है। इस तरीके से सेलुलोज भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। तो जो स्टार्च है वो पाई जाती है सीरियल्स के अंदर, अनाज के अंदर, रू ट्यूबर्स यानी आलू वगैरह उसके अंदर, जितनी भी जो आप कह लें कि रूट हैं और सब्जियां भी हैं उनको हम कहते हैं रू ट्यूबर्स। जिस तरह आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सारे रूट ट्यूबर्स होते हैं। उसके अलावा कैन शुगर यानी गन्ना जो है उसके अंदर पाई जाती है। इसके साथ साथ मिल्क शुगर और जो शुगर मिल्क के अंदर पाई जाती है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। अच्छा, अब जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अहम किरदार अदा करते हैं। स्ट्रक्चरली से मुराद ये है कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलते हैं तब भी स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन बनती है, ऑर्गेनेली बनती है और हर जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक डेफिनेट फंक्शन होता है। इस तरीके से हर ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन का भी एक क्या होता है, डेफिनेट फंक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल के अंदर, इसके अलावा ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनकी बॉडी के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे अब इसमें नेक्स्ट जो बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो इसके अंदर आती है कार्बन, इसके अंदर होती है हाइड्रोजन और इसके अंदर होती है ऑक्सीजन। यानी कि 3 एलिमेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर लाजमी तौर पे पाए जाते हैं। अब अगर हम रेशो की बात करें कि ये 3 तो एलिमेंट हैं, अब इसमें अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो की बात करें तो ये रेशो उतनी ही होती है जितनी के वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर होती है। अगर वाटर का फार्मूला देखें तो H2O है, H2 यानी कि हाइड्रोजन इसमें 2 है, ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, यानी 2:1 है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरीके से अगर हम कार्बोहाइड्रेट किसी का भी फार्मूला लिख लें तो उसमें भी रेशो क्या होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में कौन सी रेशो होगी, 2:1 की होगी। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ग्लूकोज लिख लेते हैं, C6H12O6। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 6 हैं तो इसके डबल जो हैं वो जो हाइड्रोजन पाई जाती हैं, यानी कि फिर भी हम कह सकते हैं 2:1 है। इसी तरीके से कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप उठा के देख लो, उसका फार्मूला देख लो, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में 2:1 पाई जाएगी। तो इसके साथ अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, व्हाट इज़ अ जनरल फार्मूला ऑफ जो है कार्बोहाइड्रेट, वो आपने लिख देना है CX×H2O/Y। अब जो x है ये होल नंबर है और ये 3 से लेके मैनी थाउजेंड में
हो सकते हैं। इसलिए कैसे y जो है ये होल नंबर है, लेकिन ये डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के अंदर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके जनरल फार्मूले से। अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला बनाएं तो आप दे सकते हैं सी एक्स की बात करें तो सी एक्स की जगह हम लिख लेते हैं होल नंबर यानी कि 6 लिख लेते हैं। ठीक है, इनटू H2O हम लिख लेते हैं H2O इनटू वाई। अब वाई मैंने बताया है कि ये क्या है, होल नंबर आप कह सकते हैं। तो होल नंबर में हम इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करें, यानी कि अगर हम फिर भी 6 से ले लें तो ये भी ठीक है क्योंकि 6 आ रहा है। ठीक है, C6 हो जाएगा। H को जो 6 है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं H2 से, तो यानी हो जाएगा H12 और इसके साथ O क्या हो जाएगा 6। तो C6H12O6 इसको हम कह सकते हैं। यानी कि जो है मल्टीप्लाई करना है y की जो कीमत होगी उससे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि जो केमिकली कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन करते हैं। केमिकली हम इसको डिफाइन करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड आर केटोन्स complex substances. Polyhydroxyaldehyde are ketone are complex substances which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde are ketone subunits। मतलब ये है कि अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला लिखें तो ग्लूकोज का फार्मूला अगर हम जनरल लिख लें C6H12O6 है इस तरीके से। लेकिन अगर हम इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला की तरह देखें तो इसको हम लिखते हैं CHO 6 कार्बन हमने लगानी है, जिस तरह 3 हो गई, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब 6 के ऊपर हमने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं HCOH, इस तरीके से OH H, फिर HCOH HCOH, ये वैलेंसी पूरी करनी है इस वजह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं CH2OH। तो इस तरीके से ये हो गया ग्लूकोज का फार्मूला। अब ग्लूकोज का फार्मूला जो है ये इस पे डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ये अल्डिहाइड है। ठीक है, अगर मैं डिफाइन करूँ दूसरा से पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH, यानी बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप जो कि अल्डिहाइड में होंगे। जिस तरह आप देखें OH है, दो हो गए, 3 4 5 OH हो गए, यानी मैनी OH हो गए। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड से मुराद ये है कि अल्डिहाइड तो ये वाला क्या लेके ग्रुप हो गया, इसके अलावा जितनी भी कार्बन उसके साथ बहुत ज़्यादा मकदार में OH लगे हों। इस तरीके से ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो गया। अगर मैं कीटो की बात करूँ तो कीटो इस तरह से हम कर सकते हैं CH2OH, नीचे COOCH2OH। अच्छा, अब ये वाला जो ग्रुप है C+O, ये है कीटो ग्रुप, और जिस शुगर के अंदर ये पाई जाएगी, ये ग्रुप पाया जाएगा, उसको हम कहते हैं कीटोन शुगर। ठीक है, इस तरीके से इधर भी हम नीचे काफ़ी सारे OH अगर लगाते जाएं तो ये बन जाएगी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ये वाला हो जाएगा, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन हो जाएगा। यानी कि यहाँ अगर हम कर दें CHOH, यहाँ पे इस तरह CH2OH। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी बन जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन। अब ये बताया गया है कि अब ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन शुगर हो, जब इनकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है, जब इनको पानी में हल किया जाता है, तो ये छोटे छोटे कह लें कि सब यूनिट में टूट जाता है, यानी इनकी क्या हो जाती है, हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। तो जब ये हाइड्रोलाइसिस होती है तब ये अल्डिहाइड या केटोन सब यूनिट बनाते हैं। इसलिए केमिकली ये डिफिनेशन जो है ये हमेशा आ जाती है बोर्ड के अंदर। तो इसलिए आपने याद रखना है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या केटोन आर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एट केटोन सब यूनिट्स। तो ये डेफिनेशन बहुत अहम है, ये बोर्ड के अंदर डिफाइन किया जा सकता है कि केमिकली डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद सोर्स क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं, ग्रीन प्लांट से मिलते हैं, और फोटोसिंथेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो आपको पता है वो ग्लूकोज होता है।
उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है ये दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरे कंपाउंड के साथ भी मिल जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलेगा तो बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलेगा तो बनाएगा ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, अब ये जो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल यानी कि कार्बोहाइड्रेट एक अलग कैटेगरी का है और प्रोटीन एक अलग कैटेगरी की है, इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट अलग कैटेगरी का है और लिपिड्स एक अलग कैटेगरी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल जो डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो केमिकल एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं, जब मिल के एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसा कि दोनों मिले तो बन गया ग्लाइकोप्रोटीन, ये दोनों मिले तो बन गया ग्लाइकोलिपिड। अब ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं उनको कहते हैं कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल, तो ये होते हैं कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये काम क्या करते हैं, ये एनिमल की एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, सेल से बाहर जितना भी मैट्रिक्स होगा उसमें ये जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड ये बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं, फंक्शन इनके डिफरेंट होते हैं। इस तरीके से अगर हम बैक्टीरिया सेल वाल की बात करें तो उसमें भी ये कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जैसे मैंने नीचे पे बताया है कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल्स इनको कहते हैं। और ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर उनके बनाने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 में जब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे उस वक्त आपको ये मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अच्छा, लास्ट पे मैं आपको बताता चलूँ, लास्ट टॉपिक जो था वो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में, तो उसमें हमने लास्ट एक पॉइंट स्किप कर दिया था जो कि प्रोटेक्शन है। वाटर हमारी किस तरह से प्रोटेक्शन करता है। तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर हमारी प्रोटेक्शन इस लिहाज से करता है कि ये जितनी भी हमें रगड़ से मतलब रगड़ लग जाती है, फ्रिक्शन की वजह से जो चोट लगनी है, जो डैमेज होना है, उससे हमें क्या हो जाता है, वाटर बचाता है। जैसा कि हमारी जो आइज़ हैं, आइज़ के ऊपर है आईलिड है, अब हमारी आंखों में टीयर्स आंसू पैदा होते हैं और वो आंसू पानी ही हैं। वो पानी क्या करते हैं, हमारा ये जो आईलिड है इसको ड्राई होने से बचाते हैं। अगर ये ड्राई हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा और जैसे ही हम आंखें ब्लिंक करेंगे तो ये जो आईलिड आंख के लेंस के ऊपर रगड़ खाएगा, इस वजह से आई लेंस क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारी आइज़ की प्रोटेक्शन करता है। दूसरे नंबर पे बिटवीन जॉइंट्स भी ये पाया जाता है। जॉइंट से मुराद ये है कि हम बात करते हैं बोन की, जिस तरह हम कह लें ये फीमर है, ठीक है। अच्छा, अब जो फीमर है इसके नीचे होती है टीबिया एंड फेबुला, जिसको हम कहते हैं नी जॉइंट। तो टीबिया एंड फेबुला पाई जाती है नीचे की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे दो जो ऊपर वाली एक बोन और नीचे वाली दो बोन के दरमियान में खाली सी जगह है, यहाँ पे जॉइंट बनता है जिसको हम नी जॉइंट कहते हैं। अच्छा, अब ये जो जॉइंट है इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ होता है और ये जो फ्लूइड है ये भी हड्डियों के किनारों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ ठीक रहती हैं। और इसके अलावा हड्डियों के किनारे कार्टिलेज से भी कवर होते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो ये फ्लूइड की कमी आती जाएगी और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं जो कार्टिलेज है वो भी डैमेज होता जाएगा, जिसकी वजह से हड्डियों के किनारे जो हैं वो आपस में रगड़ खाएंगे और जॉइंट जो हैं वो स्वोलन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था प्रोटेक्शन ऑफ वाटर के बारे में। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लॉन्ग के तौर पे तैयार करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक जो है हमने डिस्कस किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।